सो आज का जो हमारा लेक्चर है अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 पर है। तो बेसिकली हम आज पढ़ेंगे कि फोटोसिस्टम 1 और 2 कहाँ पर किस तरह से पाए जाते हैं और वो किस तरह से बेसिकली काम करते हैं। उनके फर्दर डिटेल में जो हम काम जो पढ़ेंगे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। लेकिन आज जो है जस्ट हम ओवरव्यू जो है इस टॉपिक में हम करेंगे कि किस तरह से बेसिक जो हमारे पास बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। और रोल ऑफ CO2 रोल ऑफ वाटर क्या है वो भी आज हम स्टडी करेंगे। और तो बेसिकली टॉपिक को रीड करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम को थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, फिर आपको टॉपिक रीड करने में इजीली समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक फ़ोटो सिस्टम दिया गया है। लेकिन बेसिकली फ़ोटो सिस्टम पाया कहाँ जाता है, तो यहाँ पर मैं आपके पास जो हमारे पास सेल है, हमें पता है कि सेल के इनसाइड जो है हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर मैं क्लोरोप्लास्ट को बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड जो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम ग्रेना कहते हैं या फिर ग्रेनम कहते हैं सिंगुलर। अब बेसिकली ये जो ग्रेनम है हमारे पास, ये वाले दीज, अब इनकी ये जो मेम्ब्रेन है इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझा हुआ होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होता है, लेकिन मैं फिर से भी इस वीडियो में बताना चाहूँगी ताकि आपको इजीली इनिशियली समझ में आ जाए। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है हमारे पास, और ये हमारे पास ग्रेनम की मेम्ब्रेन को बेसिकली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हमारे पास ये फोटो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास, ये मैं एक फ़ोटो सिस्टम फॉर एग्जांपल बना रही हूँ। इस तरह से हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर एक मैंने डिफरेंट कलर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने डिफरेंट कलर क्यों दिया है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास बुक में जो यहाँ पर ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, बेसिकली यही डायग्राम मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिंपल कर बनाई है। ठीक है, तो आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होंगे, ग्रेनम होंगे, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, जिनकी भी जो मेम्ब्रेन है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और उस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास बेसिकली फ़ोटो सिस्टम्स होते हैं। अब फ़ोटो सिस्टम्स हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो है सर्कल्स बनाए हैं। तो ये सर्कल्स शो क्या कर रहे हैं, ये सर्कल्स शो कर रहे हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली जो हमारे पास फ़ोटो सिस्टम्स होते हैं, दीज आर द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा कि वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और हमें पता है कि कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि एक जो है अलग किया है, एक सर्किल जो है डिफरेंट कलर का है, बाकी सर्कल जो है वो सिमिलर मैंने किए हैं। इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली हमने अभी फर्दर जो है फोटो सिस्टम्स को जो है दो और जो है क्लासीफाई यानी कह सकते हैं अपनी ईजनेस के लिए हमने इनको और ज़्यादा अरेंज किया है कि जो भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स लाइट को गैदर करते हैं, लाइट गैदरिंग जो मॉलिक्यूल्स होता है उनको हमने कह दिया है एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपको ग्रीन जो मैंने बनाए हुए हैं ये क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमारे पास जो ये ब्लू सर्कल जो मैंने बनाया है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो मेन पिगमेंट होता है, मेन मॉलिक्यूल होता है, जो कि बेसिकली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक पहुँचाते हैं,
और मैंने बताया था वो किस तरह से पहुंचाते हैं, तो वो जो है हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये तो हमें पता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो जिस जगह वो मॉलिक्यूल पाया जाता है, जिस जगह जो है लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इसको बेसिकली हमने एक अलग नाम दिया हुआ है रिएक्शन सेंटर का। रिएक्शन सेंटर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमारे पास यही जो पिक्चर जो है बहुत अच्छी सी पिक्चर हमारी बुक में भी दी गई हुई है कि हमारे पास ये जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे ये हमारे पास क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 2 दिया गया है। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने क्या कहा है, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा है, जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं। और आपको एक बीच में मॉलिक्यूल दिख रहा होगा येलो कलर का। बेसिकली ये सारे क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसको, लाइट एनर्जी को, और सब जाकर जमा करते हैं। लाइट गैदरिंग इस वजह से इनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को गैदर करते हैं और पहुंचाते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक, जिसको हमने रिएक्शन सेंटर का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यही सारी बात जो मैंने आपको बताया यही पैरा में लिखी हुई है और इसको अब हम पढ़ते हैं। एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस सेक्शन, एनर्जी ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमें प्रीवियस सेक्शंस में जो हमने पढ़ा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े, उनमें हमने यही पढ़ा कि जो है जो एनर्जी है लाइट की वो पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और हमने उनकी रेंजेस भी पढ़ी कि वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से करते हैं। और फिर जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, क्योंकि बेसिकली लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। क्लोरोफिल जो है ऑर्गेनाइज्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स इन द फोटोसिस्टम। क्लोरोफिल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो है मिला हुआ होता है फोटोसिस्टम में, यानी सिर्फ क्लोरोफिल एक टाइप का मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि उसके साथ कैरोटीनॉइड्स भी और दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच हैज़ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स, जो कि मिलकर एक लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ फ्यू हंड्रेड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स। तो जो क्लस्टर है, अब हमने यही मैंने बात कही थी कि फोटोसिस्टम बेसिकली क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। व्हेन एनी एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, जब कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंटीना मॉलिक्यूल कौन से होंगे, लाइट गैदरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट गैदरिंग मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, किसकी एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को। लाइट जो है जब फोटोन की फॉर्म में हमारे लीव्स पर पड़ेगी और फोटोन क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से क्या हमें मिलेगी, एक फोटोन में हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेगा। लेकिन वो बात तो खैर हम बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो एनर्जी हमें फोटोन से मिल रही है, ये एनर्जी जो है ट्रांसमिट होगी एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से। ठीक है, यानी एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल तक, तब तक कि वो पहुंच न जाए कहाँ पर, अपने मेन मॉलिक्यूल पर, अपने नेसेसरी मॉलिक्यूल पर, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम नेसेसरी भी कहते हैं और इसको हम मेन पिगमेंट भी कहते हैं। विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अदर मॉलिक्यूल्स बट लोकेटेड इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिस्टम कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। तो ये तकरीबन जो है वो दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो है पाया जाता है जिस जगह पर फोटोसिस्टम के, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो है रिएक्शन सेंटर है, बाकी ये जो है सारा इसको हम क्या कहेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। वेयर फर्स्ट लाइट ड्राइव इन केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, यहाँ पर पहली लाइट की जो लाइट रिएक्शन जो है लाइट आती है और वो केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस अकर, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल जो बेसिकली स्टार्ट होता है। इट मीन्स दैट फॉर द फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसका मतलब है कि फोटोसिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर वो जहाँ पर रिएक्शन होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स वो जहाँ पर लाइट गैदर होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक।
The reaction center consists of one or more molecules of chlorophyll A along with many electron carriers. तो रिएक्शन सेंटर जो है हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर उसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि एक या एक से ज़्यादा जो है हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके साथ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होंगे, वो भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि ये देखें प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या है हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ CO2 कि पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि CO2 और वाटर मिलाकर जो हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो ये बनता कैसे है? तो जो फाइनल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का इस कार्बोहाइड्रेट, हमें पता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज हो सकता है। मेनली तो हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज जो है एक फोटोसिंथेसिस का जो है फाइनल प्रोडक्ट है जो कि कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को कंटेन करता है। लेकिन कार्बन एटम इज़ ए बेसिक स्केलेटन, यानी कि जो है बेसिक जो हमारे पास मेन जो कहें कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो कार्बन है, और उसके पास जो है उसके साथ अटैच हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स भी अटैच हुए होते हैं। हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इस तरह से जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास। द कार्बन formed basic skeleton is provided by carbon dioxide during light independent reaction C3 cycle। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या दे रहा है, कार्बन दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन मिल रही है जो कि हमें कहाँ किस टाइम पर किस रिएक्शन में किस प्रोसेस में मिलता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, या फिर C3 साइकिल में, जिसको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। साइंटिस्ट हैड स्टडीड दैट CO2 विद एयर इंटर इन द इंट्रासेलुलर स्पेसिस थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि CO2 जो है हवा के थ्रू, एयर के थ्रू जो है हमारे लीव्स में के स्टोमेटा में आती है इंट्रासेलुलर स्पेसिस के ज़रिए। दिस CO2 गेट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल हो जाती है CO2, और इस वाटर को जो है सेल वॉल्स जो है ऑफ मेसोफिल सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं इस वाटर को। फिर ये जो CO2 है लीव्स में जाता है, डिपेंड ऑन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीव्स। ये अगर तब लीव्स में जाएगा जब जो है हमारे पास स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा लीव्स में, तब वो जाएगा और फिर रिएक्शन फर्दर होगा। अब हम आगे देखते हैं रोल ऑफ वाटर। तो अब हमारे पास ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो है वो सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। रोल ऑफ वाटर, तो पानी का बेसिकली हमारे पास क्या रोल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स कार्बन, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो वाटर जो है हमारे पास हाइड्रोजन देता है, ये भी हमें पता है, क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन वाटर से ही आ रही है। लेकिन कन्फ्यूजन क्या हो रही है, कन्फ्यूजन क्या डेवलप हो रही है कि भाई जो हमारे पास CO2 रॉ मटेरियल है या फिर वाटर जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, इन दोनों में से कौन जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है ग्लूकोज को, और कौन जो है कौन सी जो है ऑक्सीजन CO2 की या H2O की जो कि हमारे निकल रही है, जो कि प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सी ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो रही है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई। तो 1930 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे वॉन नील, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि पौधे जो हैं जब वो पानी को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं H+ और OH- में, तो फिर कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है वो एज ए सोर्स ऑफ जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के रह जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास जो है वो रिलीज़ हो जाती है। लेकिन इसको जो है कंफर्म जो है वो बाद में किया गया। तो हिज हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो जो वॉन नील हाइपोथेसिस था, तो नील ने ये हाइपोथेसिस इस बुनियाद पर किया कि उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते, वो ऑक्सीजन के बजाय रिलीज़ करते हैं सल्फ़र। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि
उन्होंने कहा क्योंकि जो वाटर है उससे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, उसका जो वाटर के साथ ऑक्सीजन अटैच है वो रिलीज़ होता है। तो ये जो है वाटर इनको ज़रूरत नहीं होती वाटर की, तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि इस वजह से ये सल्फ़र प्रोड्यूस करते। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है नील हाइपोथेसिस जो है वो उन्होंने इस तरह से ये हाइपोथेसिस लगाई, लेकिन इसको ज़्यादा आगे जाकर एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया। किस तरह से दूसरे साइंटिस्ट ने जो है इनको कंफर्म किया 1940 में, और इन्होंने कहा कि रेडियो लेबलिंग उन्होंने की। लेकिन इसको हम इस पूरी की पूरी जो पैराग्राफ है इसको हम इन 2 लाइन्स में समझ सकते हैं। इनको समझते हैं फिर इसको रीड करते हैं। 2 ग्रुप्स लिए बेसिकली साइंटिस्ट ने, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2 के नाम से। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो पहला ग्रुप था प्लांट्स का, ठीक है, उन्होंने रेडियो लेबलिंग किया। रेडियो लेबलिंग का क्या मतलब है, उन्होंने आइसोटॉप्स यूज़ किए, ठीक है, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स यूज़ किए। तो उन्होंने पहला जो प्लांट था ग्रुप 1, उन्होंने उसमें CO2 जो है वो नॉर्मल रखा, ठीक है, CO2 उन्होंने नॉर्मल रखा, यानी CO2 का जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ही था, जो हम नॉर्मली जो है हमें पता होता है। लेकिन जो हमारे पास H2O था उसमें उन्होंने उनका रेडियो एक्टिव जो है एक उन्होंने आइसोटॉप यूज़ किया जो कि O18 था हमारे पास, ठीक है। और उन्होंने पास जो ग्रुप 2 था प्लांट्स का, उन्होंने CO2 में जो है वो ऑक्सीजन 18 यूज़ किया, ठीक है, आइसोटॉप यूज़ किया ऑक्सीजन का, और H2O में उन्होंने नॉर्मल रखा, ठीक है। तो उन्होंने रिज़ल्ट क्या देखा, उन्होंने देखा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन रहा था वो तो नॉर्मल बन रहा था, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ही लगी हुई थी। इसका क्या मतलब है कि जो ग्लूकोज है वहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है। लेकिन जो रिलीज़ हो रही है वो कौन सी हो रही है, वो H2O वाली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर O18 अटैच था जो हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। दूसरे ग्रुप में इन्होंने क्या देखा कि CO2 जो 18 है वही जो है ऑक्सीजन जो है फॉर्म कर रहा है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, और जो नॉर्मल वाटर है वो हमारे पास फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि वाटर जो है वो बेसिकली जो है उसका जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाता है, और CO2 का जो ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए चला जाता है। तो ये इसको हम पढ़ भी लेते हैं एक दफ़ा। इन्होंने कहा कि उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक फर्स्ट ग्रुप जो सप्लाइड CO2 एंड H2O, ठीक है। जो ऑक्सीजन था ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल वर लेबल्ड विथ O18 के साथ उन्होंने लेबल किया वाटर मॉलिक्यूल को, एंड CO2 जो है वो नॉर्मल ही रहा। सेकेंड प्लांट ग्रुप वर सप्लाइड विथ नॉर्मल O2, ठीक है, कंटेनिंग H2O, उसका जो H2O था वो नॉर्मल था, ठीक है, और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो आइसोटॉप था ऑक्सीजन का। उसके बाद उन्होंने देखा ऑब्ज़र्व किया कि जो प्लांट 1 है, ग्रुप 1 का जो प्लांट है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिलीज़ कर रहा है ऑक्सीजन, वो O218 है, O218, एंड नो ऑक्सीजन ऑफ O18 वॉज फाउंड इन शुगर। लेकिन शुगर में जो है कोई भी O18 नहीं पाया गया, बल्कि नॉर्मल पाया गया, हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन पाई गई। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि दूसरे हाथ जो उन्होंने देखा कि जो दूसरा प्लांट है हमारे पास, जैसे दूसरे ग्रुप है प्लांट्स के, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर डिड नॉट कंटेन O2 विथ O18, यानी O18 जो है उसमें नहीं है, बल्कि उसमें सिंपल ऑक्सीजन है। और जो उन्होंने देखा कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो O18 है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि वाटर ही वो रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन को रिलीज़ करवाता है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जो कि पानी के तोड़ने से होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो जाती है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या काम करती है, NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करती है, अपना इलेक्ट्रॉन देती है, और इस वजह से ये NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।